हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत केसरवानी और आज मैं आप लोगों को विद्युत धारा चैप्टर का अगला भाग पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। और आज के इस भाग में हम लोग अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति करने वाले हैं। और ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। और आप सभी को तो पता ही होगा, चाहे फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, उनके बड़े से बड़े टॉपिक को हम लोग फोटो और कहानियों के जरिए बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है? अनुगमन वेग या फिर कह लीजिए अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति करना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फोटो बनाना पड़ेगा। तो आइए देखिए फोटो कैसे बनता है। तो फोटो में सबसे पहले आप एक चालक बना लीजिए, जैसा कि यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि ये एक चालक है। ठीक है, कोई चालक है, कोई चालक तार है, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक चालक हो गया। और इस चालक की लंबाई को हम लोग मान लेते हैं कि कितना है, स्मॉल एल है। इस चालक की लंबाई कितनी है? स्मॉल एल। और इस चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना है? ए है। ये आपका अनुप्रस्थ काट है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये मार्कर आपका कोई चालक है। ठीक है, तो इसकी लंबाई आपकी कितनी हो गई? एल हो गई। और अनुप्रस्थ काट मतलब ये सामने वाला हिस्सा आप देख रहे हो, ये अनुप्रस्थ काट है। और इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैंने कितना माना है? कैपिटल ए मान लिया है। अब इस चालक को मैंने क्या कर दिया कि बैटरी से जोड़ दिया, मतलब इस चालक के सिरों पर मैंने विभवांतर स्थापित कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप बैटरी से इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तब आप देख रहे हो कि जो बैटरी का धन सिरा है आपका चालक के इस वाले सिरे से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला सिरा धनावेशित हो जाएगा। और बैटरी का जो ऋण सिरा है वो चालक के इस वाले भाग से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला सिरा क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। और अब ये क्या है, जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है? मैंने मान लिया कि V वोल्ट की बैटरी है। तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? V वोल्ट होगा। और चालक में जो बहने वाली धारा होगी उसकी दिशा क्या होगी? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, या फिर कह लीजिए उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो धारा की दिशा आपकी इधर होगी। और मैंने धारा को किससे दिखाया है? स्मॉल आई से दिखाया है। तो अब देखिए चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा। क्यों वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा? क्योंकि हमने चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया है। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। ये सब बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजों के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चलेंगे? इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलेंगे। मतलब क्षेत्र इधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो इलेक्ट्रॉन की गति किधर होगी? क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इस ओर होगी। तो देखिए मैंने फोटो में दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा भी दिखा दी इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका फोटो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब इस फोटो से जो जुड़ी हुई कहानी है वो क्या है, आइए उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने चालक की लंबाई को माना। तो यहाँ पर माना, क्या माना भैया? उसको लिख लीजिए। माना चालक की लंबाई। क्या है भैया? चालक की लंबाई। ठीक है, कितनी है? स्मॉल एल है। अब चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। काट का क्षेत्रफल कितना माना है? कैपिटल ए माना है। फोटो में आप देखते जाइए, कहानी मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ और आप लोग फोटो में उसे मिलाते जाइए। जो फोटो है उसी से कहानी आपकी यहाँ पर बन रही है। ठीक है, और चालक में जो बहने वाली धारा है, चालक में बहने वाली धारा कितनी है आपकी? वो है आपका स्मॉल आई। चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना है? तो उसको भी यहां पर लिख लेते हैं। चालक के
सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है। तो विभवांतर आपका कितना है वो भी देख लीजिए, कैपिटल V। V वोल्ट की बैटरी है तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी V वोल्ट होगा, ठीक है। अब क्या है, अब हम एक और चीज मान लेते हैं कि चालक के एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको भी हम मान लेते हैं। तो यहां लिखते हैं कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी हमने मान लेते हैं स्मॉल n है, ठीक। बात क्लियर है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग वो कितना है ये भी हमें मानना होगा। और अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग क्या होता है इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया है। अगर आप लोगों ने पिछले क्लास का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो अपवाह वेग या अनुगमन वेग कितना है यहां पर हम लिखेंगे अनुगमन वेग आपका कितना है, Vd है, ठीक। तो अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। तो धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या है उसको यहां लिखते हैं। धारा और अनुगमन वेग में संबंध से, ठीक है। तो संबंध क्या कहता है भैया, वो कहता है I = NEA VD। ये संबंध भी हम लोग पिछले क्लास में डिराइव कर चुके हैं, इसका निगमन हम लोग कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हो उसका वीडियो तो जाकर के देख लो, अभी भी मैं आप लोगों से कह देता हूं। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, ठीक। तो अब देखिए कि चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ है चालक के भीतर, तो उस वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो उसके लिए आपको फिर से पुरानी बातें याद करनी होंगी कि आपका अगर जब कोई दो विपरीत आवेशित समांतर प्लेटें होती थी तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र का जो व्यंजक हम लोग लिखते थे E = V/L लिखते थे विभव प्रवणता से। तो वही सूत्र का प्रयोग यहां पर करेंगे क्योंकि यहां पर जो दोनों सिरे हैं वो प्लेटों की भांति व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। और उन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, जो चालक की लंबाई है, ठीक। और विभवांतर कितना होगा, V वोल्ट होगा, क्योंकि जो सिरे हैं वो परस्पर विपरीत आवेशित हैं और प्लेटों की भांति व्यवहार कर रही हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्या कि वैद्युत क्षेत्र कहां, चालक के भीतर। तो यहां लिखते हैं चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र वो कितना होगा, E = V/L के बराबर होगा, ठीक है। इतना हो जाएगा हमारा ये वैद्युत क्षेत्र, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगेगा। क्यों बल लगेगा, क्योंकि कोई भी आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में होता है तो उस आवेशित कण पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में या फिर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। अब निर्भर ये करता है कि वो धनावेशित कण है कि ऋणावेशित। अगर ऋणावेशित कण होगा तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित, तो क्षेत्र की दिशा है इधर, तो उस पर बल किधर लगेगा, क्षेत्र की विपरीत दिशा में। और वो बल कितना होगा, F = Q E के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर बल, ठीक है। और वो कितना होगा, F किसके बराबर, QE के। तो Q का मान, आवेश का मान कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल e इंटू कैपिटल E। इस प्रकार से हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें मान लेते हैं, जैसे कि क्या मानते हैं कि हम मान लेते हैं कि माना जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को हमने मान लिया कैपिटल M, तथा बल लगने के कारण बल की दिशा में त्वरण उत्पन्न होगा न्यूटन के गति विषयक नियम से। तो त्वरण को, तथा त्वरण जो है आपका, त्वरण जो है
उसको मैंने क्या मान लिया a। तो इस प्रकार से F बराबर क्या होता है, ma होता है। तो F बराबर आपका ma से क्या होगा, यहाँ पर ma बराबर E कैपिटल E। तो इस प्रकार से जो त्वरण होगा a बराबर E कैपिटल E बाई m की, ठीक। और E का मान यहाँ पर देख रहे हो, ये मान यहाँ पर आप डाल दिए। तो इस प्रकार से यहाँ क्या हो गया, a बराबर आपका EV बाई ml, ये आपका क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन पर इतना त्वरण है, इलेक्ट्रॉन पर कितना त्वरण है, a बराबर EV बाई ml के बराबर इतना त्वरण है। और त्वरण की दिशा क्या होगी, जिस दिशा में आपका बल लग रहा है, और बल की दिशा किधर है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। वैद्युत क्षेत्र इधर है तो बल इधर है, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे देखिए कि अगर हम मान लें कि चालक के सिरों के बीच कोई विभवांतर नहीं है, तो उसके लिए आप यहां पर देखो कि ये आपका कोई चालक है और इस पर कोई विभवांतर नहीं है, तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी गति कैसी होगी, इस प्रकार से अनियमित गति करेंगे। और किस वेग से करेंगे, उष्मीय वेग से करेंगे। और उष्मीय वेग को हम प्रारंभिक वेग मान करके u दिखा रहे हैं, और इसका मान कितना होगा, 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा, ठीक है। मतलब जब किसी चालक के सिरों के बीच कोई विभवांतर स्थापित ना किया जाए, तो वो जो उनके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित गति करते हैं, और उनका जो वेग होता है उष्मीय वेग होता है, और वो कितने के बराबर होता है, 10⁵ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अगर चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित कर दिया जाए, तब उनका वेग क्या होगा, तब उनके ऊपर आपका उष्मीय वेग के साथ साथ वहां पर और क्या होगा, आपका अनुगमन वेग होगा, जो कि सूक्ष्म वेग है। और उसका मान कितना होता है अनुगमन वेग का, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप गति का समीकरण लगा करके देखिए, इलेक्ट्रॉन का यहां पर ऐसे लिखिए कि इलेक्ट्रॉन का वेग, एक इलेक्ट्रॉन का वेग, किसी एक इलेक्ट्रॉन का वेग किसी क्षण पर, तो वो कितना होगा, v बराबर u प्लस a टाउ के बराबर होगा। गति का समीकरण देखो कि v बराबर u प्लस a t होता है, t की जगह पर यहाँ पर टाउ है। तो ये टाउ क्या है, पहले ये जान लो। तो टाउ जो है आपका कहलाता है दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय, क्या कहलाता है, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय कहलाता है, ठीक है। बात क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, गति के समीकरण से किसी एक इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे चालक में, मैंने क्या माना था कि n इलेक्ट्रॉन है एकांक आयतन में, तो कुल n इलेक्ट्रॉन है। तो कुल n इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो उन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा वही क्या कहलाएगा, इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाएगा। तो यहां पर लिखेंगे कि n इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही अनुगमन वेग कहलाएगा, अनुगमन वेग कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो अनुगमन वेग हम लोग लिखेंगे Vd बराबर क्या लिखेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन का वेग। तो पहले इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा आपका, यहां पर u1 प्लस a टाउ 1, ठीक। दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग u2 प्लस a टाउ 2, प्लस तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेग, चौथे इलेक्ट्रॉन का वेग, इस प्रकार से nवें इलेक्ट्रॉन का वेग un प्लस a टाउ n, ठीक, बटे में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। औसत वेग निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल इलेक्ट्रॉनों का वेग बटे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां पर पहले का वेग, दूसरे का वेग, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, इस तरीके से nवें का, सभी का योग करके हम कुल की संख्या से भाग दे देंगे, तो औसत आपका वेग आ जाएगा।
और औसत वेग ही क्या है आपका अनुगमन वेग है। तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3 u4 प्लस डॉट 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 un डिवाइडेड बाई n। ठीक है, अब यहां देखिए a टाउ 1 a टाउ 2 a टाउ 3 सब में a है, a को कॉमन ले लिए तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, ठीक है, प्लस डॉट 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 टाउ n बटे में n और बाहर क्या होगा a, इस प्रकार से। ठीक, तो यहां पर हमें ये रिजल्ट मिल जाता है। ये क्या कहलाता है, ये वाला जो भाग आप देख रहे हो ये कहलाता है औसत ऊष्मीय वेग। ठीक, और ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये वाला भाग कहलाता है दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा औसत समय, जिसे श्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। ये आपका क्या है, औसत ऊष्मीय वेग है। ये क्या है, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा औसत समय, जिसे क्या बोलेंगे, श्रांति काल बोलेंगे। और औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। ये भी मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था। तो इसका मान तो शून्य हो गया, इसका मान क्या हो गया, यहां पर देखिए कि Vd बराबर, ये तो शून्य हो गया, बचा क्या, ये आपका, इसका मान जो पूरा है टाउ के बराबर, किसके बराबर, टाउ के। तो इस प्रकार से यहां पर क्या आ गया, Vd बराबर a टाउ, क्योंकि इसका मान तो शून्य हो गया। और ये जो आप पूरा मान देख रहे हो ना, इस पूरे मान के जगह पर मैंने क्या रख दिया, टाउ रख दिया। तो इस प्रकार से Vd बराबर a टाउ हो गया। और टाउ क्या है आपका, वो कहलाएगा क्या, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा औसत समय, जिसे श्रांति काल कहते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय का औसत निकाल लें तो वो टाउ कहलाएगा और वही श्रांति काल होगा। बात क्लियर है, तो यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे क्या करना है, उसके लिए हमें थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इरेज थोड़ा सा कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास Vd इज इक्वल टू a टाउ मिल गया। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग a का मान इस समीकरण से रख लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, Vd बराबर, देखिए यहाँ पर Vd बराबर a के स्थान पे क्या रख दिया, EV बाई ml। तो यहाँ पर EV बाई ml रख दिया इंटू टाउ, इस प्रकार से हो जाएगा। और हम लोग को अभी एक रिजल्ट हम लोग निकाले थे सबसे पहले, और वो रिजल्ट क्या था, वो था I इज इक्वल टू NEA/Vd, ये आया था रिजल्ट। और मैंने अभी इसको इरेज कर दिया था, तो ये रिजल्ट आया था। और इसी मान को हम उसमें रख देते हैं, तो इसको समीकरण 1 बनाया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में Vd का मान रखने पर, यहाँ पर क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में Vd का मान रखने पर। तो जब आप समीकरण 1 में Vd का मान रख देते हो तो आपको क्या मिलता है, यहां पर देखो Vd का मान रखने पर, तो I इक्वल्स, देखिए I इक्वल्स NEA, Vd के स्थान पे क्या आ जाएगा, EV बाई ml टाउ, इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं कि यहां से जितनी भी सारी चीजें हैं, जितनी भी क्वांटिटीज हैं, उन सभी क्वांटिटीज को उधर पक्षांतर कर देते हैं, बस v को इधर छोड़ते हैं। v को इधर छोड़ दिया मैंने, ठीक, और i को इधर पक्षांतर कर दिया, और बाकी सारी क्वांटिटीज जो इधर थी उनको उधर पक्षांतर कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ml, ये ऊपर गया ml हुआ, और नीचे क्या हो जाएगा, Ne² a टाउ। देख लो आप, n इन दोनों का गुणा होगा E² a, और ये यहाँ पर टाउ। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो m है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो नियत होता है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश E वो भी नियत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर m और E तो नियत हैं। अब बचा है आपका L, A, N और टाउ। तो ये सब क्या है, ये सब भौतिक चीजें हैं। अगर चालक के भौतिक अवस्था में भी कोई परिवर्तन न किया जाए तो ये सब भी क्या होंगे, L, A, टाउ, N, ये सब भी आपके क्या होंगे, नियत होंगे। भौतिक अवस्था कहने का मतलब, अगर चालक की लंबाई को आप नियत रख दो, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को नियत रख दो, चालक के ताप में कोई परिवर्तन मत करो, तो क्या होगा कि यहाँ पर जितनी भी सारी क्वांटिटीज दिख रही हैं, जितनी भी राशियां दिख रही हैं,
वो सब क्या होगा, नियत होगा। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, v बाई आई बराबर नियतांक। ठीक है, बात क्लियर हो रहा होगा कि आपका जब किसी चालक के भौतिक अवस्था में यानी उसकी लंबाई में, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में और उसके ताप में अगर कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा का अनुपात नियतांक होता है और वही क्या कहलाता है, उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। और ये क्या हो जाता है, ओम का नियम है। यही क्या है आपका, ओम का नियम है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ओम के नियम को कितनी आसानी से हम लोगों ने व्युत्पन्न कर लिया, डिराइव कर लिया। किसकी सहायता से, अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग की सहायता से। बात क्लियर है आप लोगों को? तो इतनी आसानी से हम लोग इसे कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ साथ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को अपने फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। डेली आपको चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिलते रहेंगे। अब मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।